नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। एक मजेदार खबर छपी हुई है जेरूसलम पोस्ट में। जेरूसलम पोस्ट के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये इजराइल का अखबार है। एक जमाने में यह फलस्तीन पोस्ट के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इजराइल कब्जा करता गया, इस अखबार की मिल्कियत भी बदलती गई और एकदम ये नेतन्याहू की जबान बोलता है, इजराइल की जबान बोलता है। इसमें एक रिपोर्ट छपी और वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट कहती है कि जो दावा था इजराइल का कि उन्होंने हरा दिया है हिजबुल्लाह को, वो दावा फर्जी था। हिजबुल्लाह जंग तो नहीं ही हारा है, फिर से उतना ही मजबूत होकर उभरा है। यह खबर इजराइल के जेरूसलम टाइम्स में है, किसी ईरान के अखबार में, किसी लेबनान के अखबार से मैं यह कोट नहीं कर रहा हूं। यह खबर मैं क्यों कोट कर रहा हूं? कुछ दिन पहले इसी जेरूसलम पोस्ट ने बाकायदा यह घोषणा की थी कि हार गया है हिजबुल्लाह, खत्म हो गया है। इसके पहले हमास की घोषणा की गई कि हमास खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है। और इसी जेरूसलम पोस्ट में खबर छपी कि हमास में पिछले एक साल में जब तक जंग चली है 15,000 से ज्यादा नए लड़ाके भर्ती हुए हैं और हमास कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि पहले की ही तरह अब भी है और लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमास का अभी भी गजा के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है। ये सारी खबरें जेरूसलम पोस्ट ने ही छापी हैं। गोदी मीडिया बनके बहुत सारी चीजें दुनिया भर के अखबार करते रहते हैं, बहुत सारी बातें लिखते रहते हैं और उन्हीं के बेस पर आकर हमारे यहां लोग ट्रोलिंग करते रहते हैं। वीडियोस के नीचे लिख जाते हैं कि आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जो बातें मैं 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले कह रहा था, वो जेरूसलम पोस्ट आज स्वीकार कर रहा है कि हिजबुल्लाह उतना ही मजबूत है जितना पहले था, कहीं से कमजोर नहीं हुआ है। इसके साथ मैं जोड़ दूं कि हिजबुल्लाह के जो नए चीफ हैं, जो नए चीफ बनाए गए थे, उनका कल एक भाषण हुआ, उनका कल एक ब्रॉडकास्ट हुआ और सारी दुनिया में वो सुना गया। प्रेस टीवी वगैरह ने उसको लाइव किया था, बाद में उसके अंग्रेजी सबटाइटल आए तो उसको सुना गया, पढ़ा गया, देखा गया। उसमें उन्होंने 2 बातें बहुत साफ की हैं। एक बात तो यह कही है कि हिजबुल्लाह हर हाल में लेबनान की रक्षा करेगा और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि हम किसी सीज फायर एक्सटेंशन को नहीं मानते। यह बिल्कुल झूठ है कि लेबनान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर वहां के संसद के प्रेसिडेंट ने इस बात के लिए सहमति दी है कि 16 फरवरी तक सीज फायर बढ़ाया जाए। इजराइल ने 26 की मांग की थी, अमेरिका ने 16 तक की इजाजत दी है, लेकिन लेबनान ने या फिर हम ये कहें कि हिजबुल्लाह ने सीधे इस बात से इंकार कर दिया है कि हम किसी सीज फायर को नहीं मानते। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि साउथ के गांवों में लगातार लेबनान के लोगों की लौटने की खबरें आ रही हैं। महिलाएं लौट रही हैं, बच्चे लौट रहे हैं, कारों की लाइन लगी हुई है और लोग किसी भी हाल में अपने घर तक लौटना चाहते हैं। कल जो झड़प हुई है उसमें 2 लेबनानी मारे गए हैं, परसों भी 2-3 महिलाएं मारी गई थी, लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं है, ये किसी एक्सटेंशन को मानने को तैयार नहीं है और ये अपनी जगहों पर लौट रहे हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ने बहुत साफ कहा है कि अगर इजराइल सीज फायर की शर्तें नहीं मानता है और हमारे लोगों को रोकता है तो जंग फिर से शुरू होगी और जंग फिर से शुरू होगी। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जेरूसलम पोस्ट ये मान चुका है कि हिजबुल्लाह के पास अब भी उतनी ही ताकत है, तो अगर जंग फिर से शुरू होती है तो हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार है इजराइल से टकराने को। तो एक बात यह बहुत क्लियर कि जो लगातार यह खबर फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया है, सारे आप ब्रिटिश अखबार देख लीजिए, अमेरिकन अखबार देख लीजिए, इजरायली अखबार देख लीजिए, 1 महीने पहले तक सारे यही गाना गा रहे थे कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया है, हिजबुल्लाह के पास अब उतनी पावर नहीं है। तब भी मैंने यह सवाल पूछा था कि अगर हिजबुल्लाह खत्म हो गया है, अगर हिजबुल्लाह के पास ताकत नहीं है, तो फिर इजराइल ने समझौता क्यों नहीं किया? क्यों नहीं इजराइल घुस गया बेरूत तक? हवाई जहाज से हमले किए, ठीक है, लेकिन जमीनी सेना अगर उसकी एक गांव भी कब्जा नहीं कर पाई तो उसके मुकाबिल कौन था? उसके मुकाबिल हिजबुल्लाह ही तो था। अगर हिजबुल्लाह कमजोर था, अगर हिजबुल्लाह खत्म हो गया था, तो फिर तो गांव पे गांव कब्जा होते चले जाने चाहिए थे और बेरूत तक इजराइल का कब्जा हो जाना चाहिए था, जैसे सीरिया में हुआ कि इजराइल घुसता गया और साउथ सीरिया लगभग पूरा कब्जा कर लिया, वहां पर अपने मिलिट्री बेसेज बना लिए। लेबनान में अगर यह नहीं हो पाया तो सिर्फ इसलिए कि हिजबुल्लाह उसके मुकाबिल था और हिजबुल्लाह ने बराबर की टक्कर दी, एकदम भी इनको आगे बढ़ने नहीं दिया। तो कुल मिलाजुला के लेबनान के बॉर्डर से फिलहाल अपडेट यह है कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर एक्सटेंशन को मानने से इंकार कर दिया है। स्थिति टेंस बनी हुई है, लोग लगातार अपने घरों में लौट रहे हैं, जबकि इसके उलट आप देखेंगे कि नॉर्दर्न इजराइल
जहां पर कोई लड़ाई नहीं चल रही है वहां हिजबुल्लाह का डर ऐसा है कि अभी भी लोग अपने घरों में लौट के नहीं आए हैं। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही बनी हुई है कि नॉर्दर्न इजराइल के लोग वापस लौट के आने को तैयार नहीं हैं। मैंने कहा ही था कि कब्जे के घर से वो मोहब्बत कभी नहीं हो सकती जितनी उस घर, उस जमीन से होती है जहां आपके पुरखे रहे हैं, जहां आपके पुरखों की कब्र है। उस जमीन से आपकी मोहब्बत होती है, आप कैसे भी लौट के आते हैं। इसीलिए लेबनान के लोग तो खतरा उठा के भी लौट रहे हैं, लेकिन नॉर्दर्न इजराइल के लोग खतरे के डर से अभी लौटने को तैयार नहीं है। यही बात गजा पे भी लागू होती है। ट्रंप साहब ने फिर अपनी बात दोहराई है कि गजा के लोगों को ऐसी जगह पर जाकर रहना चाहिए जहां जंग का कोई खतरा ना हो, जहां वायलेंस का कोई खतरा ना हो। अरे भाई, गजा में वायलेंस का खतरा किससे है? गजा में वायलेंस का खतरा उसी इजराइल से है जिसे आप अपनी गोद में बिठाए घूमते हैं, जिसे आप बम, रिवॉल्वर, हेलीकॉप्टर, ये सारा कुछ देते रहते हैं। आप ये सब देना बंद कर दीजिए, इजराइल को कंट्रोल कर लीजिए, 2 नेशन सोल्यूशन लागू कर दीजिए। हिंसा का, वायलेंस का, जंग का कोई खतरा वहां पर नहीं रहेगा। लेकिन आपकी प्लानिंग तो है, यह है कि गजा को खाली करके वहां पर रिजॉर्ट बन जाए, वहां पर अपने हिसाब से आप होटल्स बनवा लें, आप वहां का तेल लूट लें, आप वहां का गैस लूट लें। लेकिन गजा के लोग कतई इस बार ये नहीं करने देंगे आपको। गजा वालों पर, फलस्तीन वालों पर अक्सर ये आरोप लगा कि उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, उन्होंने हार मान ली, उन्होंने अपनी जमीनें खाली कर दी। हकीकत यह है कि यूरोप में मार खा के, होलोकास्ट झेल के, जर्मनी द्वारा भगाए गए, पोलैंड द्वारा भगाए गए, दुनिया भर में जो यूरोप के मुल्क थे उनसे भाग के आए थे ज्यूज फलस्तीन में, और फलस्तीनियों ने उनको जगह दी थी। उन्हें नहीं मालूम था कि ये एक दिन उनकी ही जमीन कब्जा कर जाएंगे, उनका ही मुल्क खा जाएंगे। हकीकत यह है कि इंग्लैंड ने फलस्तीनियों से वादा किया था उनको आजादी देने का कि तुम ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ो, हम तुम्हें आजादी देंगे, आजाद फलस्तीन मुल्क देंगे। लेकिन फलस्तीनियों को यह पता नहीं था कि उसी इंग्लैंड ने यहूदियों से भी वादा किया हुआ है कि फलस्तीन में वो उनका मुल्क देंगे, और उन्होंने यहूदियों से किया हुआ वादा तो निभाया, लेकिन फलस्तीनियों से किया हुआ वादा नहीं निभाया। हर तरफ से फलस्तीनियों के साथ धोखा हुआ। इंग्लैंड ने धोखा दिया, अमेरिका ने धोखा दिया, अरब मुल्कों ने धोखा दिया। फलस्तीनियों ने अपनी जमीन नहीं बेची थी, और इस बार वो किसी का धोखा नए सिरे से बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो किसी का आश्वासन मानने को तैयार नहीं है, वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। भले उनके घर तबाह हैं, भले उनकी सैकड़ों मसाजिद तोड़ दी गई हैं, भले उनके स्कूल तोड़ दिए गए हैं, अस्पताल तोड़ दिए गए हैं, सड़कें तोड़ दी गई हैं, पानी के सोर्सेस तोड़ दिए गए हैं, लेकिन इस बार वो अपने दम पर वापस आ रहे हैं, सारे खतरे उठाकर। वो अपने उन्हीं घरों में लौट रहे हैं, अपनी उसी जमीन पर लौट रहे हैं, और इस वादे के साथ अपने आप से ये वादा करके लौट रहे हैं कि हम इन घरों को फिर से बनाएंगे, हम इन शहरों को फिर से बसाएंगे, हम इन मस्जिदों को फिर से तामीर करेंगे, फिर से आबाद करेंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। जॉर्डन के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया है, कहा है कि जिस तरह से जॉर्डन के लोगों के लिए है, वैसे ही फलस्तीन फलस्तीनियों के लिए है। यही एक इकलौता सच है। और अगर इतनी मोहब्बत है ट्रंप साहब को फलस्तीनियों से कि चाहते हैं कि वो पीसफुल तरीके से रहें, तो अपने मुल्क में जगह क्यों नहीं दे देते? अपने मुल्क में बसा लें। इंग्लैंड जिसने इजराइल को लगातार आगे बढ़ाया, जिसने इजराइल का साथ देकर फलस्तीनियों को नुकसान पहुंचाया, फलस्तीनियों को बर्बाद और तबाह किया, उस इंग्लैंड में बसा दें, यूरोप में बसा दें। जॉर्डन और इजिप्ट में बसाने का क्या मतलब है? इजिप्ट में सिनाई की जमीन आप देना चाहते हैं जहां कुछ नहीं होता, उस बंजर में ले जाकर फलस्तीनियों को आप ढकेल देना चाहते हैं जहां जमीन से कुछ नहीं उगता। उनकी खूबसूरत लहलहाती उपजाऊ जमीन छीन लेना चाहते हैं और चाहते हैं उनको ले जाकर फिर से शरणार्थी बना दिया जाए। अरे जिन मुल्कों ने फलस्तीनियों के दिक्कतों में, परेशानियों में कभी साथ नहीं दिया, वो अपने मुल्क में फलस्तीनियों को क्या इज्जत देंगे? गुलाम बना के रखेंगे। और फलस्तीनी अब जान देने को तैयार है और गुलाम बनने को तैयार नहीं है, इसीलिए लगातार वो अपनी जमीन पर लौट रहा है और अल कासम के साथ, हमास के साथ खड़ा है, क्योंकि जानता है कि इन्होंने ही हमारी लड़ाई लड़ी है, बाकियों ने तो सिर्फ और सिर्फ समर्पण किया है। इजराइल अपने गुस्से में, अपने जिद में वेस्ट बैंक में लगातार तबाही कर रहा है। जेनिन में किया, अब तुल्कराम में लगातार हमले हो रहे हैं और हालत यह है
कि एक घर पर तब हमला किया गया जब लोग खाना खा रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और उस हमले में 2 साल की एक बच्ची मारी गई। ये भी खबर इजराइल के ही एक अखबार में छपी है। हारिज नाम है उस अखबार का, पहले भी मैं कई बार कोट कर चुका हूं। उस अखबार ने सीधे सीधे नेतन्याहू की आलोचना की थी, जिसके बाद इजराइल की सरकार ने उसको विज्ञापन वगैरह देना बंद कर दिया है। इसके बावजूद वो लगातार हक पसंदी की बात करता रहा है। उसने यह खबर दी है कि 2 साल की बच्ची को इजराइल ने मार डाला। आप मुझे बताइए कि 2 साल की बच्ची किसके लिए खतरा हो सकती है, कौन सी आतंकवादी हो सकती है? सीधी सी बात है कि यह एक ऐसा मुल्क है जो बच्चों को मारना चाहता है, जो औरतों को मारना चाहता है, जो सिर्फ तबाही लाना चाहता है, जिसके पास किसी तरह की कोई मोरालिटी नहीं है। इस्मारित जैसे लोग बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ट्रंप का प्लान है उसको लागू करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खबर अखबार में यह छपती है कि निजातरीम बेस, जहां पे अपनी सेना रखने के लिए बजिद थे नेतन्याहू, जब वहां से सैनिक लौट रहे थे तो रो रहे थे कि साल भर तक हमने जो शैतानी हरकतें की उसका कोई असर नहीं पड़ा, उसके बावजूद गजा के लोग लौट रहे हैं। ये जिद जो है ये उन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी जिन्होंने दूसरों के घर कब्जा किए हैं। अपनी जमीन से मोहब्बत उनको ही समझ में आएगी जिन्होंने हजार मुश्किलात के बावजूद कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ी। अपनी जमीन छोड़कर भागने वाले कायर होते हैं, दूसरों की जमीनें कब्जा करने वाले कायर होते हैं। अगर वाकई होलोकास्ट का दिन था, बहुत मनाया गया। आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही, जिसके बाद इजराइल में हंगामा मचा हुआ है। आयरलैंड आप जानते हैं शुरू से फलस्तीन के साथ खड़ा रहा है और आयरलैंड ने इजराइल के साथ अपने सारे रिश्ते भी तोड़ लिए इसी वजह से। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि होलोकास्ट भयानक था, खतरनाक था, हम सब जानते हैं। यहूदियों को जिस तरह से मारा गया उसको कोई भी सही नहीं कह सकता। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि गजा में जो कुछ हुआ वो भी होलोकास्ट से कम नहीं था। इस बात को लेकर बहुत तमाशा मचा हुआ है, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि जो होलोकास्ट कभी यहूदियों ने झेला था जर्मनी के हाथों, वही होलोकास्ट पिछले 40 सालों से 50 सालों से फलस्तीनियों के खिलाफ चला रहा है इजराइल। 7 अक्टूबर के बाद जो कुछ हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ है। आप पुराने अखबार, पुरानी मीडिया खंगालेंगे तो सैकड़ों खबरें मिल जाएंगी छोटे बच्चों को मारने की, औरतों को मारने की, घरों को उड़ा देने की, कब्जा करने, जमीन कब्जा करने, जानवर चुरा लेने, ये सब की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे हिटलर ने यहूदियों को 2ym दर्जे का नागरिक बनाया था, वैसे ही इजराइल ने अरबों को 2ym दर्जे का नागरिक बनाया है। ऐसी सड़कें हैं जिस पर अरब नहीं चल सकते हैं। अरबों के वोट देने का अधिकार लिमिटेड है। इजराइल के लोग जब अरबों की बात करते हैं तो जानवरों से उनकी तुलना करते हैं। यह ठीक वही बिहेवियर है जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। हिटलर के राज में किसी यहूदी को मार देने या उसके साथ रेप कर देने पर किसी को कोई सजा नहीं होती थी। इजराइल में यही अरबों के साथ होता है। तो अगर आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर यह कह रहे हैं तो एक हक बात कर रहे हैं, एक हकीकत बयां कर रहे हैं, एक सच्चाई कह रहे हैं, जिसके बाद इजराइल को बुरा लगना बिल्कुल लाजिम है। लेकिन मैं बार बार यही कहता रहा हूं कि इस जंग का सबसे बड़ा हासिल यह है कि इजराइल सारी दुनिया में अकेला पड़ा है। बेल्जियम आप जानते हैं एक छोटा सा देश है यूरोप में। बेल्जियम जाना था, वहां के एक मिनिस्टर को, इजराइल के एक मिनिस्टर को बेल्जियम जाना था। इनका नाम है एमिकाई चिकली और ये डायस्पोरा के मिनिस्टर हैं। इनको जाना था बेल्जियम। हिंद रजब फाउंडेशन आप जानते हैं, छोटी सी बच्ची 6 साल की हिंद, जिसके शरीर में 200 से ज्यादा गोलियां उतार दी गई थी। जो हिंद रजब फाउंडेशन बना हुआ है उसने बेल्जियम के सरकार से और बेल्जियम के कोर्ट से कहा कि यह आदमी अगर आता है तो इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उसी फौज का, उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसने हिंद रजब को मरवाया। बेल्जियम की सरकार ने यह बात मानी और चिकली जो है, वहां का जो मिनिस्टर है चिकली, वो बेल्जियम नहीं जा सका, उसने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। कई सारे आईडीएफ के जो आर्मी के लोग हैं जो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट्स जो हैं, ट्विटर और फेसबुक उड़ा दिया है, क्योंकि वहां सबूत हैं कि उन्होंने किस तरह से फलस्तीन के अंदर बच्चों और औरतों को मारा है, घर तबाह किए हैं। बाहर अगर गए, उनके खिलाफ केस हुआ तो गिरफ्तारी हो सकती है। ये हकीकत है।
ठीक है, अमेरिका बुला रहा है, जाने वाला है नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका, और आईसीसी के वारंट के बावजूद अमेरिका उसको गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन यूरोप और दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां इजरायलियों का जाना मुश्किल हुआ है। अभी एक रिपोर्ट जेरूसलम पोस्ट में छपी थी और वो भी मजेदार थी। उसमें लिखा गया था कि आधी दुनिया यहूदियों से नफरत करती है, यानी दुनिया के आधे लोग यहूदियों से नफरत करते हैं। यहूदियों से नफरत नहीं करते हैं, ज़ायनिस्टों से नफरत करते हैं। किसी भी धर्म के जो गंदे लोग होते हैं, कट्टर लोग होते हैं, वो उस धर्म के नॉर्मल लोगों से भी नफरत पैदा करवा देते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र के नाम पर यहां पर लगातार लिंचिंग और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो जाहिर है कि हमारे जैसे हिंदू जो लिबरल हैं वो भी बाहर जाएंगे तो उनको शक की निगाह से देखा जाएगा कि बहुत मुमकिन है ये भी वही हो जो मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। यही हुआ है। जो कुछ इजराइल ने किया है, उसके वीडियोज, उसके खबरें पूरी दुनिया में पहुंची हैं। हुक्मरानों की अपनी मजबूरी होती है, आम लोगों की कोई खास मजबूरी नहीं होती है। उनके मन में इजराइल के लिए नफरत पैदा हुई है, और अगर यह रिपोर्ट कह रही है कि आधी दुनिया यहूदियों से नफरत करती है तो उसके पीछे यही है। एक और रिपोर्ट है बरतानिया के बारे में, ब्रिटेन के बारे में, कि ब्रिटेन के यहूदियों का मानना है कि हमारा कोई खास फ्यूचर यहां पे नहीं है, हमें आज नहीं कल ब्रिटेन छोड़ देना पड़ेगा। ब्रिटेन उन मुल्कों में है जहां सरकार तो लगातार खड़ी रही इजराइल के साथ, हुक्मरान हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहे, लेकिन अवाम की एक बड़ी संख्या सड़कों पर आई फलस्तीन के फेवर में। तो जाहिर है इजराइल से मोहब्बत करने वाले लोगों से वो जनता नफरत करेगी, और यही वजह है कि वहां के यहूदियों के मन में ऐसी बात आ रही है। जो कुछ नेतन्याहू, बेन ग्वेर, स्मोट्रिच और इस तरह के लोगों ने किया है, उसने दुनिया भर में यहूदियों के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। इसीलिए यहूदियों के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सामने आके कह रहे हैं कि हमारा नेतन्याहू से कोई लेना देना नहीं है, हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सार जो वहां का रक्षा मंत्री है, उसने यह धमकी दी थी कि हम ईरान पर हमला कर सकते हैं। ईरान ने आज फिर एक घोषणा की है और उसने कहा है कि हमने सुखोई 35 जो फाइटर जेट्स हैं वो खरीदे हैं रशिया से। सुखोई 35 जो है वो फाइटर जेट है, जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका से खरीदा है इजराइल ने। ईरान का इशारा यह है कि अगर तुम्हारे पास फाइटर जेट्स हैं जो हमारे इलाके में आकर हमला करने की हिम्मत कर सकते हैं, तो अब हमारे पास भी सुखोई 35 है जो इजराइल के अंदर घुस के मार सकता है। इसके अलावा कल उन्होंने गजा मिसाइल की घोषणा की थी। गजा मिसाइल जो उन्होंने बनाई है उसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर है, यानी वो ना केवल इजराइल के भीतर तक घुस के मार सकता है बल्कि उसके आगे भी जा सकता है। यह बड़ा खतरा बना हुआ है अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है। अरगाची जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनका कल स्काई न्यूज के साथ एक इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह पागलपन होगा अमेरिका का अगर वो इजराइल के साथ मिलकर हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करता है। अगर यह पागलपन होता है तो आप यकीन जानिए ये जितने सीज फायर हुए हैं ये सारे के सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया में एक जंग शुरू हो जाएगी। एक और खबर मुझे आपसे शेयर करनी थी, वो खबर है चाइना के स्कूलों की। चाइना के स्कूलों में वहां के बच्चों को फलस्तीन में जो कुछ हुआ है वो बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर किस तरह की शैतानी हरकतें करते हैं। अक्सर शोर होता है चाइना में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन यह कैसा लोकतंत्र है अमेरिका और इजराइल में, कैसी डेमोक्रेसी है, कैसी जमहूरियत है, जिस जमहूरियत के साए तले छोटे बच्चों को मारा जाता है। मैंने आपको बताया 2 साल के बच्चे को मारा गया, 2 साल की बच्ची को। हिंद रजब 6 साल की थी, उसके देह में 200 से ज्यादा गोलियां उतार दी गई। यही जमहूरियत है, यह ह्यूमन राइट है, यह डेमोक्रेसी है, यह इंसानियत है। चाइना अपने बच्चों को यह पढ़ा रहा है, चाइना अपने बच्चों को बता रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने किस तरह की शैतानी हरकतें की हैं फलस्तीन के अंदर। इसके मानी बहुत लंबे हैं, इसके मानी बहुत बड़े हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि रशिया, चाइना और ईरान का जो ट्रायंगल बन रहा है आने वाले वक्त में देखिए बहुत बड़ा होने वाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ट्रंप ने नाम वापस ले लिया कि अमेरिका उसका हिस्सा नहीं रहेगा, उसको मदद नहीं करेगा। चाइना ने कहा जो पैसा अमेरिका देता है वो पैसा हम दे देंगे। पैसे के मामले में अगर देखें तो अमेरिका से ज्यादा ताकतवर होकर उभरा है चाइना। टेक्नोलॉजी के मामले में देख लीजिए, एक एआई टूल लॉन्च किया चाइना ने और अमेरिका में खलबली मची हुई है। उसके जो एआई टूल्स हैं उसके शेयर जमीन पर जा रहे हैं।
ट्रंप गीदड़ भभकी देते हुए घूम रहे हैं, तुम पर लगा दूंगा टैक्स, तुम पर लगा दूंगा टैरिफ, तुम पर ये कर दूंगा, तुम पर वो कर दूंगा। चाइना के ऊपर कहीं से कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि चाइना जानता है कि हम पे कितना भी टैरिफ लगा लीजिए, हमारे सामान के बिना दुनिया का काम नहीं चलने वाला है। और वो चाइना इस पूरी जंग में इजराइल के साथ नहीं खड़ा है, ये बात आप बहुत क्लियर जानते थे। और इस तरह के वीडियोज जो अपने बच्चों को दिखा रहा है, वो ये बताते हैं कि वो अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को फलस्तीन के फेवर में खड़ा कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस बार की लड़ाई में तबाह हुए मकानों और तबाह हुई मस्जिदों, स्कूलों, यूनिवर्सिटीज को देखकर बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। मकान फिर से बन जाते हैं, ईंट की दीवार गिरी है, फिर से खड़ी हो जाएगी। लेकिन जो हिम्मत दिखाई है फलस्तीनियों ने, आप सोचिए, आज मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था कि इतनी तबाही, बर्बादी, भूख के बाद लौट के आए हैं बच्चे और क्या मस्ती से डांस कर रहे हैं अपनी जमीन पर लौटने की। तो ये जो जिद पैदा हुई है, ये जो इंसानी हिम्मत और हिमाकत पैदा हुई है, इसको नहीं गिराया जा सकता। इसकी बुलंदी बनी रहती है और इसी बुलंदी पर भरोसा करके मैं बहुत दिनों से लगातार यह बात कह रहा हूं कि इस बार की कुर्बानी बर्बाद नहीं जाने वाली। इस बार फलस्तीनी ना अपनी जमीन खाली करने वाले हैं और ना ही हार मानने वाले हैं। और इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपनी जिंदगियों में ही आजाद फलस्तीन देखेंगे, हमारे पासपोर्ट्स पर आजाद फलस्तीन का वीजा लगेगा, जाएंगे, देख कर आएंगे और वहां शहीदों की जो मेमोरियल बनाई जाएगी, वहां पर अपना सलाम पेश करके आएंगे। क्योंकि इंसानियत के लिए एक मिसाल पैदा की है इन शहीदों ने, एक ऐसी लड़ाई लड़ी है जिसने सारी दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल को बेपर्द कर दिया है। तो फिलहाल ये हालात हैं, आगे जैसे जैसे जो डेवलपमेंट्स होंगे मैं लगातार बताता ही रहता हूं, बताता ही रहूंगा। शर्त बस इतनी सी है कि आप देखते रहिए, दिखाते रहिए दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों तक भी भेजते रहिए जो गोदी मीडिया के अब भी शिकार हैं। हमारी ताकत बनिए, 3 रुपए रोज से भी कम की हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, सीधी मदद कर सकते हैं हमारी, या फिर जैसे भी चाहें वैसे हमारी मदद कर सकते हैं। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।